सो गुड मॉर्निंग अगेन। अभी हमने प्रीवियस क्लास में हम ये देख रहे थे कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पाद के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद करें। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएम क्रॉप, वो हम देख रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए दोबारा एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है हमारे जीएम क्रॉप के, हमने पहला पढ़ लिया था कि पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कीड़ा आ रहा है वो उसको फसल के नुकसान करने से बचा सकती है। जीएम क्रॉप कैसे करता है ये हमने बीटी कॉटन में देख लिया था कि अगर बीटी कॉटन से फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन का एग्जांपल है हमारा, तो बीटी कॉटन में जो बीटी टॉक्सिन है, टॉक्सिन कौन बना रहा है, ये हमारा बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो बीटी टॉक्सिन बनाएगा, क्रिस्टलाइन टॉक्सिन बनाएगा, जिससे कोई भी इंसेक्ट उसकी गट में पोर्स हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे और उन छेद की वजह से वो मर जाएगा। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, जो जीएम क्रॉप है वो पेस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा है इस प्रकार की फसलों के पौधे द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता अधिक होती है। ये हमने देख लिया था कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में उनको ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, दे आर हैविंग दैट एबिलिटी। दूसरी चीज क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट। एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट का जैसे हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि राजस्थान में फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट्स हमारे उग रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई जीन ऐसा है जो कम पानी में भी वो आराम से थ्राइव कर रहे हैं, उग पा रहे हैं और खूब आराम से रह पा रहे हैं। तो हमने क्या करा, वही जीन हमने देखा, पढ़ा, देखा कि भाई कि ये कौन सा जीन है, उस जीन को हमने निकाला और फिर हमने वही आरडीटी की मदद से इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस जो लेवल था वो उनका बढ़ गया। अब वो ऐसी कहीं बहुत सारी जगह जहां पे पानी नहीं है, फिर पानी बहुत ज्यादा है या आप बोल लीजिए बहुत गर्मी है, तो ऐसी जगहों पर दे कैन इजीली थ्राइव, वो आराम से वहां पर रह सकते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या चीज है, न्यूट्रिशनल वैल्यू। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी क्रॉप है, उनमें आप फॉर एग्जांपल यहां पर हम देख रहे हैं विटामिन ए एनरिच्ड गोल्डन राइस, कि हमने एक ऐसा राइस बनाया जिसमें विटामिन ए कर हमने उस जीन को इनकॉर्पोरेट करा, जिससे कि वो विटामिन ए एनरिच्ड है, उसमें खूब विटामिन ए है। और गोल्डन राइस क्यों बोला गया है, क्योंकि विटामिन ए जो बनता है वो बनता है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो विटामिन ए है वो प्रो बीटा कैरोटीन है। एक बीटा कैरोटीन होता है जो कि खुद येलो कलर का होता है, इसलिए इसका नाम क्या करा है हमने, गोल्डन राइस रखा है। तो उसको हमने उस जीन को डाला, जिससे क्या हो रहा था, बीटा कैरोटीन बन रहा था, वो हमने राइस में डाल दिया। और राइस क्या है, स्टेपल क्रॉप है, खूब लोग इसको ही खाते हैं मेन क्रॉप की तरह। तो उससे क्या हुआ, जो विटामिन ए लोगों की बॉडी में जो कमी हो रही थी उससे क्या हो रही थी, वो दूर हो गई। तो ऐसा करके हमने एक गोल्डन राइस बनाया। तो ये भी आप याद रखिए, एमसीक्यूज में आ जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए बी सी ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे, तो आप याद रखिएगा कि विटामिन ए की हम बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि लेस डिपेंडेंट ऑन पेस्टिसाइड। अब फॉर एग्जांपल हमें कीटनाशक की जरूरत ही नहीं है, जब हम पहले से ही हम यहाँ पर ऐसी क्रॉप हमने बना ली, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन हमने बना लिया। बीटी कॉटन जब हमने बना ली है तो अब हमें पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं है। जब पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है तो हमें मतलब केमिकल की जरूरत नहीं है, केमिकल की जरूरत नहीं है तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन रहेगी। सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल मेंटेन रहेगी क्योंकि हम केमिकल को यूज नहीं कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में हमारे पास डबल बेनिफिट्स हो गए। एक तो हमारा क्रॉप का लॉस नहीं है, तो इकोनॉमिकल चीज हो गई। दूसरा क्या है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस नहीं हो रही कि अगर हम केमिकल्स डाल रहे हैं तो केमिकल डालने से जो उर्वरकता है, जो उसकी क्षमता है वो कम नहीं हो रही, फर्टिलिटी उसकी कम नहीं हो रही है, वो मेंटेन है, इंटैक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट है, फसलें कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक होगी। जितनी ये बीटी, जितनी भी हमारी जीएम क्रॉप्स है, तो जीएम क्रॉप्स के पास ये एबिलिटी है कि हाँ उस पे हम लोगों ने ऐसी देखी है, हमने जीएम क्रॉप्स बनाई हैं जिनमें जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, फसलें कटाई पश्चात, उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा एग्जांपल दे रखा है हमने फ्लेवर टोमेटो। इस
टोमेटो का नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो, जो हम लोग खाते हैं। उसमें क्या चीज है, उसमें ये है कि अगर आप पहले के टाइम पे अगर आप याद रखें तो भाई एक किसान ने टमाटर उगाया, उगाने के बाद उसने मार्केट में बेचा, हमारे पास आते आते फॉर एग्जांपल इट विल टेक 5 to 6 days। अब 5 से 6 दिनों में पहले के टमाटर बिल्कुल खराब हो गए, लेकिन हमने क्या करा, जीएम क्रॉप बनाई जिसका नाम क्या था, फ्लेवर सेवर टोमेटो। उसमें हमने जीन ऐसा डाला कि पॉलीगैलेक्टोयूरेज जो एक एंजाइम है जो पैक्टिन को तोड़ता है सेल वॉल में, और सेल वॉल को तोड़ देता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देता है। तो वो एंजाइम ने उसका कार्य खत्म कर दिया कि इसमें ये होता ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पैक्टिन टूटेगी नहीं, पैक्टिन टूटेगी नहीं, तो जो उसकी फ्लैशीनेस है, जो फ्रेशनेस है उसकी, वो इंटैक्ट रहेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, टमाटर जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसी का नाम क्या है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। जस्ट ये याद रखिएगा, फ्लेवर सेवर टोमेटो, FLAVR, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो इसकी स्पेलिंग तो आप हिंदी में लिखेंगे फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो अगर एग्जाम में आता है तो उस टोमेटो का नाम क्या है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये तो हमारे कुछ 5 हमने जो पढ़ लिए, ये तो इसके क्या हो गए, 5 पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए कि पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ जितने भी अवेलेबिलिटी न्यूट्रिशन, जो भी वैल्यू है, जो भी न्यूट्रिशन हमारे सॉइल में अवेलेबल है, उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं हम, जितने भी चीजें हैं। उसके बाद क्या है, एबाइटिक स्ट्रेस टॉलरेंट, वो इनकी बहुत अच्छा होता है कि देखिए दे आर टॉलरेंट टू एबाइटिक स्ट्रेसेस। न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषक क्षमता जो है वो हम एनरिच कर सकते हैं किसी भी फसल की। 5वां जो है हमारा वो ये है, लेस डिपेंडेंट ऑन पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक है उस पे हमारी कम हमें उनको डिपेंड हमें करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, फसलें कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इससे क्या हुआ हमारा, एक इसमें वर्ड यूज करते हैं शेल्फ लाइफ, हिंदी में भी इसको ये बोलेंगे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या है कि जल्दी खराब नहीं होता, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ। अब हानि देखते हैं।
तो हानि के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इस प्रकार की फसलों में वांछित जीन के साथ कोई अन्य जीन जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आदि हो सकते हैं। मतलब जो हमने जीन इनकॉर्पोरेट करा है, ऐसा नहीं होता खाली वही जीन आ रहा है, कोई अदर जीन भी आ जाए और उस जीन का हमें बारे में पता ही नहीं है कि उस जीन से क्या हो सकता है। तो कई टाइम्स इन सारी क्रॉप्स में एलर्जी हो जाती है इन क्रॉप्स की वजह से, तो वो कारण अभी हमें पता नहीं है। सबसे पहला रीजन ये है। कुछ फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए किसान को हर बार नए बीज खरीदने पड़ेंगे। मतलब जब बीज बन ही नहीं रहे तो अगली बार वो क्या बोलेगा किसान, तो उसको हर बार नए बीज खरीदने पड़ेंगे। तो ये इकोनॉमिकल सेंस में नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। दूसरा क्या है, जीएम क्रॉप पर्यावरण और दीर्घकालिक प्रभाव, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं कि आगे चलकर इसका एनवायरनमेंट पे या किसी भी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम नहीं बता सकते। आप अगर मतलब आपको एक चीज और बताते हैं कि बीटी बैगन था, उसको 2009 में, आई गेस 2009 की बात है, 2009 में उसको रिलीज करा गया। फिर 2010 में उस ऑर्डर को मतलब स्थगित कर दिया गया और फिर उसको रिलीज को रोक दिया। तो अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ है। तो मतलब अभी भी हम ये बोल सकते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में इनका पता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप बीटी बैगन के बारे में बता सकते हैं कि जो बीटी बैगन है, यही यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं इसको। कि जो बीटी बैगन था उसको 2009 में रिलीज करा गया और फिर उसका 2010 में फिर उसको बंद कर दिया गया। तो हमें पता नहीं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या क्या है। दूसरा क्या, नैतिक रूप, मॉरल और एथिकल बेसिस पे हम ये चीज नहीं बता सकते कि भाई इसका क्या, ये इज इट ओके कि हम जो भी जीन है जो नेचुरली हमारे गॉड ने हमें बनाया है उसको हम फिडल करें, उसमें कुछ चेंजेस करें, तो वो सही है नहीं सही है। तो ये चीज भी एक एंगल रहता ही है नैतिक रूप की, भाई अगर हम मतलब कि तो ये हो गया कि कोई भी आप ड्राइंग बना रहे हैं तो आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपनी मर्जी स्वेच्छा से, तो कल को हम कुछ भी बना देंगे फिर तो इसके ऊपर भी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में है बायोपायरेसी और एथिकल इश्यूज करके एक पैराग्राफ दे रखा है। तो उसमें यही बताया गया है कि अगर ऐसे करके हम कोई भी चीजों को ऑल्टर कर देंगे, कुछ भी हम चीजें चेंज कर देंगे, तो वी नेवर नो कि हम कहां पर जाके रुकेंगे और क्या होगा, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे। दूसरा क्या है, जीएम क्रॉप उस फसल पर जीव जो भी उस फसल पर निर्भर है जीवधारी, फॉर एग्जांपल एक क्रॉप है उस पे कोई जो भी इंसेक्ट वगैरह आ रहा है उसको फीड कर रहा है, उससे कुछ और अपनी उसके बेसिस पे उसकी जिंदगी चल रही है। हम लोगों ने क्लास चैप्टर में पढ़ा था म्यूचुअलिज्म, जहां पर एक दूसरे पे जो भी दो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे पे निर्भर है। और फॉर एग्जांपल आप उसी में ही मैं उस क्रॉप को कुछ चेंज कर दूं, उसमें कोई ऐसे जीन इनकॉर्पोरेट कर दूं कि वो उसको खा ही ना पाए, जो दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है वो उस पे खा ही ना पाए, उस पे कुछ भी जो भी उससे उसको बेनिफिट है वो बेनिफिट ही ना मिल पाए, तो ऐसे में तो वो मर ही जाएगा। मतलब आप सोचिए कोई एक क्रॉप है और ये दो क्रॉप है, ये इसके ऊपर निर्भर है फॉर एग्जांपल नेक्टर के लिए, किसी भी चीज के लिए, और मैंने कुछ ऐसा जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया जिससे उसकी नेक्टर में कमी आ गई है, किसी भी चीज में कमी आ गई, तो अब ये वाला जो ए है ये उस बी पे जाएगा ही नहीं, उससे बेनिफिट ले ही नहीं पाएगा। अब जब ले ही नहीं पाएगा तो ये तो मर जाएगा। तो जो भी जीवधारी उस फसल पर निर्भर है उन पर दुष्प्रभाव हो सकता है। तो हम लोगों को जब भी हम कोई भी ऑल्टरेशन कर रहे हैं, कोई भी जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कोई भी जीन मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि क्या हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, और मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें पता ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट्स हैं जो आप ये इसके हानि के बारे में लिख सकते हैं कि जीएम सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पर्यावरण और दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, वी आर नॉट नोइंग एट दिस स्टेज कि इसके क्या है, आगे क्या हो सकता है इससे, तो ये हमें नहीं पता। तो ये आप लिख लीजिए।
जो नेक्स्ट है वो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु का अनुक्रम निम्नलिखित लिखा गया है 5 प्राइम से ATGCA TTGA GCT, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, तो दूध RNA mRNA का अनुक्रम है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपको एक सीक्वेंस दे रखा है डीएनए का। अब ये याद रखिए कि इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर दो चीजें दे रखी हैं। ये जो वर्ड है यही याद रखना है हमें कि दे क्या रखा है, कूट लेखन रज्जु, और इन्होंने पूछा है कि mRNA का सीक्वेंस क्या होगा। तो उससे पहले जानने के लिए पहले थोड़ा एक चीज समझते हैं। ये हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। अब अगर आप देखें तो ये दो स्ट्रैंड्स हैं, इसमें से जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। जबकि ये क्या है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड।
तो दो चीजें हैं, एक है हमारा टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा क्या है हमारा कोडिंग स्टैंड। अब आप ये देखिए, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अनुलेखन जो हो रहा है हमारा, वो भी कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, इसमें आराम से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि यहां पर प्रमोटर है, फिर यहां पर टर्मिनेटर है। अब अगर हम इस कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें, इस कोडिंग स्ट्रैंड को अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो यहां से स्टार्ट होगा, ये 5 प्राइम होगा, यहां से स्टार्ट होगा। अब सोचिए जरा कि इस स्ट्रैंड में स्टार्टिंग में ही टर्मिनेटर आ गया, तो क्या ये स्ट्रैंड बन सकता है? तो ये स्ट्रैंड नहीं बन सकता। तो अगर हम आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछते हैं कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड क्यों होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों होता है, तो उसका एक मेन रीजन यही है क्योंकि हमारा टर्मिनेटर हमारा 3 प्राइम एंड पे है। तो अगर हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अगर हमें जाना है तो पहले ही टर्मिनेटर आ गया, तो वो स्ट्रैंड बन ही नहीं पाएगा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, अगर एट बी द केस कि ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाए, ये डबल स्ट्रैंडेड अगर हो जाए, तो राइबोसोम्स जो होंगे वो आके इस पर अटैच नहीं कर पाएंगे। जब राइबोसोम अटैच नहीं कर पाएंगे तो हमारा अनुवादन, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। जब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आरएनए हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये याद रखिए। दूसरी चीज, जो आरएनए का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर ए है तो यहां पर क्या होगा, हमारा टी की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर यू। जी अगर यहां पर होगा तो क्या होगा, सी आ जाएगा। तो ये आप याद रखिए कि जो सीक्वेंस हमारा टेम्पलेट पे है उससे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि एट जीसी, बस यहां पर टी की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है, यू हो जाता है। ये हमने पढ़ाया आरएनए और डीएनए के डिफरेंस में। तो ये याद रखिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का और कोडिंग स्ट्रैंड में क्या अंतर है। अगर आपको ये दे रखा है एग्जाम में, तो जो आपका आरएनए का सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। मैं सेम वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सिमिलर। कि सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर टी लगा हुआ होगा जबकि उसमें क्या होगा, यू होगा। वो बिल्कुल इसी के जैसे ही सेम सिमिलर होगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कोडिंग स्ट्रैंड के कूट लेकर रज्जु होंगे। तो अगर आप यहां पर देखें, इस वाले केस में हमें क्या दे रखा है, कूट लेकर रज्जु ही दे रखा है। तो अगर हमें सीक्वेंस बताना है आरएनए का, एमआरएनए का, दूध आरएनए का और मैसेंजर आरएनए का, तो वो सीक्वेंस बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। क्या होगा हमारा, ए की जगह क्या होगा, यू, टी की जगह क्या जाएगा, ए, फिर सी, फिर जी की सी की जगह क्या जाएगा, जी, फिर ए की जगह आना चाहिए था टी, लेकिन आ जाएगा क्या, यू, टी की जगह क्या जाएगा, ए, फिर जी की जगह क्या जाएगा। ये हम करेंगे क्या यहां पर, ये अगर ये अगर ऐसा होता तो ये हम ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ये हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे को दे रखा है कूट लेकर रज्जु। तो यहां पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, यहां पर हम बिल्कुल सेम सीक्वेंस करेंगे। सेम सीक्वेंस में क्या करेंगे आप, बिल्कुल ये चीज बता देंगे आप ये कि जो भी आपका है 5 प्राइम है तो सिंपल सा आप यहां पर ये लिख देंगे, क्या ए की जगह क्या आ जाएगा, ए, टी की जगह क्या आ जाएगा, बस यू, जी सी ए, टी की जगह यू, यू, जी सी ए, जी सी यू। यही हमारा एमआरएनए है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये जो मैंने इससे पहले आपको करके दिखाया था वो ये था, अगर यहां पर क्या है, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है, अगर हमारे को टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला सीक्वेंस दे रखा है, तब तो आप पूरकता देखेंगे, कॉम्प्लीमेंटरिटी देखेंगे कि ए की जगह क्या आएगा, हमारा टी आएगा, टी की जगह यू आ जाएगा, जी की जगह सी आएगा, ये आएगा। लेकिन अगर आपको कूट लेकर दे रखा है तो सेम सीक्वेंस होगा, बस एक चीज क्या कर देंगे आप, टी की जगह क्या रख देंगे, यू लिख देंगे। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ए टी जी है तो सेम वही आ जाएगा कि ए यू जी सी ए यू यू पूरा वही आ जाएगा, बस टी की जगह क्या आ जाएगा, हमारा यू आ जाएगा। बस ये आपको याद रखना है, इसको लिखिए।
ये याद रखिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंटैरिटी देखनी पड़ती है। कोडिंग स्ट्रैंड होगा, सेम सीक्वेंस होगा, बस टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो याद रखिए अगर आप एग्जाम में कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, कूट लेकर जो दे रखा है, सेम सीक्वेंस उतार देंगे, बस टी की जगह यू लगाएंगे। अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है तो जैसे मैं आपको पहले करके दिखा रहा था, कॉम्प्लीमेंटैरिटी देखेंगे, जी की जगह क्या आएगा, सी आएगा, ये चीजें आप देखेंगे उसमें। लेकिन अगर कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, सेम आप उसको कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ रखा है कि बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या अंतर है। तो उसके पॉइंट देखते हैं क्या क्या अंतर है।